गुड मॉर्निंग। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 12 लेकर के आज हम लोग मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ हमने एक आपको नोट पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश के त्वरण का समीकरण क्या होता है। एक बल का सूत्र पढ़ाए थे, हम थोड़ा सा उस बल के सूत्र पर फिर से चर्चा कर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यदि कोई भी आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में हो, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में हो तो आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र होता है बल बराबर आवेश गुना तीव्रता। यदि कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में हो तो आवेश पर लगने वाला बल का सूत्र होता है बल बराबर आवेश गुना तीव्रता, F बराबर Q इंटू E। अभी हम आज के क्लास में विद्युत तीव्रता के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट के सवाल थे। हम उस सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस सवाल पर विचार करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल था कि सर आप कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, तो हमें उस पर वापस आ रहे हैं और इसी में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। अभी हमें जो स्टूडेंट का सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल है वो। हम उस सवाल पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिए। तो सूत्र है F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। 1/4πε0 जो है ये एक कांस्टेंट है, ये एक वैल्यू है जिसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ और Q1 आवेश है। आवेश है तो आवेश अदिश राशि है, मतलब Q1 आवेश है, इसमें दिशा नहीं है। Q2 भी आवेश है, इसमें भी दिशा नहीं है। R दूरी है, इसमें भी दिशा नहीं है। तो सोचने वाली बात है कि इसमें से किसी में दिशा नहीं है, इसमें से किसी में भी दिशा नहीं है। जब इनमें से किसी में दिशा नहीं है तो बल सदिश कैसे हुआ? एक सवाल ये आना चाहिए था आप लोगों के दिमाग में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये कि जब इनमें से किसी में दिशा नहीं है, ये सब अदिश है। जब ये सब अदिश है, इनमें से किसी में दिशा नहीं है, तो बल सदिश कैसे हुआ? इसीलिए आपको इस सवाल का जो जवाब है, उसी जवाब को हम कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। सवाल है कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। तो हम कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, हम उसी के बारे में बात करने के लिए जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज उसी के जवाब देने की बात करेंगे, उसी के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हमें ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये सब अदिश है तो बल सदिश कैसे हुआ। इसी का जवाब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसका सवाल हो जाएगा कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। तो ये हमारा कूलाम के नियम है। आप जानते होंगे कूलाम के नियम 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। यहाँ पर हम कर दिए R कैप। जो स्टूडेंट 11th में नहीं पढ़े होंगे उनको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। R कैप एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। ये जैसे ही हम यहाँ पर वेक्टर लगाए, वेक्टर F लिखे, यहाँ पर हम वेक्टर F नहीं लिखे हैं, केवल F लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर वेक्टर F लिखे हैं।
तो वेक्टर एफ बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², और ये हो गया आर कैप एकांक सदिश। एकांक सदिश के बारे में बात करते हैं हम आपको। एकांक सदिश के बारे में थोड़ा सा बता दें। एकांक सदिश वह सदिश जो दिशा बताता है। एकांक सदिश दिशा बताने के लिए आता है। हम एकांक सदिश को जैसे ही किसी में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो उसके परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, और 1 से किसी में भी गुना करेंगे तो उसके मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। 10 है तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 रहेगा, 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 रहेगा, लेकिन दिशा जरूर शामिल हो जाएगा। तो आर कैप एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश मतलब इसका परिमाण 1 है और इसकी दिशा दिया हुआ है। तो जैसे ही हम एकांक सदिश से गुना करते हैं तो ये इसका दिशा पता चल गया, और इसीलिए ये बल हमारा सदिश राशि हो गया। इसको थोड़ा सा और हम तोड़ देते हैं। वेक्टर एफ बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², और आर कैप एकांक सदिश है, और एकांक सदिश का सूत्र होता है सदिश बटा उसका परिमाण। सदिश बटा उसका परिमाण, ये एकांक सदिश का सूत्र है। ये हमारा एकांक सदिश हुआ आर कैप, और एकांक सदिश का सूत्र है सदिश बटा उसका परिमाण। आर वेक्टर बटा में आर, ये परिमाण हुआ। तो वेक्टर एफ बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ये हो गया वेक्टर आर, और यही है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप। यही हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप है, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म है। समीकरण 1 क्वेश्चन आएगा, आप लोग कॉपी पर तैयार कर लीजिएगा, ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन है कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें, तो ये उसका जवाब हुआ। चूँकि F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², इसमें सब अदिश है, दाहिने साइड सब अदिश है, तो बल ये सदिश कैसे हुआ? तब हम सदिश दिखाने के लिए क्या करते हैं, एकांक सदिश से गुना कर दिए। एकांक सदिश से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बहादुर, क्योंकि 1 से गुना करने पर किसी में कोई अंतर नहीं आता है। दिशा इसमें आ गया तो इसमें बाएं साइड भी दिशा आ गया, दाहिने साइड भी दिशा आ गया। जो दिशा दाहिने साइड है वही दिशा बाएं साइड है, क्योंकि इसी की दिशा जो है बल की दिशा होगी। जो इसकी दिशा होगी वही बल की दिशा होगी। तो एकांक सदिश का सूत्र होता है सदिश बटा उसका परिमाण। तो वेक्टर आर बटा में आर, ये परिमाण है तो r² में r से गुना कर दिया, r³ हो गया, और ये वेक्टर आर रहा। यानी बल की जो दिशा है वेक्टर आर की ओर होगा। बल की जो दिशा है वो वेक्टर आर की ओर होगा। वेक्टर एफ की जो दिशा है वेक्टर आर की ओर होगा। अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि वेक्टर एफ जो है वेक्टर आर की ओर है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ये तो किताबी भाषा हो गया कि वेक्टर एफ की दिशा वेक्टर आर की ओर होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है हम उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम के नियम का सदिश रूप है। इससे स्पष्ट है कि बल की दिशा, इससे स्पष्ट है कि बल की दिशा रैखिक होती है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बल की दिशा रैखिक होती है। बल की दिशा जो है रैखिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ वो एग्जाम्पल से देखिए, क्लियर हो जाएगा। ये आवेश है Q1 और ये दूसरा आवेश है Q2। ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। तो Q1 द्वारा Q2 पर जो बल लगेगा, जैसे ये Q1 प्लस है और Q2 भी प्लस है, तो Q1 द्वारा जो Q2 पर बल लगेगा वो विकर्षण का बल होगा, मतलब धक्का देगा। धक्का देगा तो इधर धक्का देगा, यानी बल की दिशा इधर होगी, इस रेखा में होगी, इसी रेखा का अनुदिश होगी। या तो उधर होगी या तो इधर होगी, रेखिक होगी, इसी दूरी के अनुदिश होगी, इसी रेखा का अनुदिश होगी। इसीलिए कहता है कि बल की दिशा जो है रैखिक होती है, आर के ही अनुदिश होती है। या तो उस साइड होगा या तो इस साइड होगा।
अब यदि ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पर जो बल की दिशा होगी वो आपका इस साइड होगा, इधर होगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि या तो इस साइड होगा या तो उस साइड होगा, कभी इधर उधर तिरछा तिरछी नहीं होगा। ये दो गो आवेश है, अब बल की दिशा इधर हो गया, नहीं। ये दो गो आवेश है, बल की दिशा इधर हो गया, नहीं। जब होगा तो इसी रेखा का निर्देश होगा, जब भी होगा इसी रेखा का निर्देश होगा। यही इसका मतलब हुआ कि बल की दिशा आर के अनुदिश है। आर हमारा यही है, तो बल की दिशा इसी के अनुदिश होगी, पैरेलल होगी। ये हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, कॉपी पर उतार सकते हैं। ये हमारा बल के कूलाम का जो नियम है उसका एकांक रूप है, ये उसका सदिश रूप है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग अगले टॉपिक की ओर, नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे। नया टॉपिक है हमारा आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करें। टॉपिक समझ लीजिए, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण ज्ञात करें। कह रहे कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण ज्ञात करें। फिर से एक बार हम विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा कर दें कि किसी बिंदु पर स्थित आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है उसका विद्युत क्षेत्र है, और जितना प्रभाव अनुभव होता है उसी को विद्युत तीव्रता कहते हैं। आपको पता होगा कि आवेश के प्रभाव को जो है हम विद्युत तीव्रता के रूप में पिछला वीडियो में पढ़े थे कि आवेश के कारण जो आवेश का जो प्रभाव होता है वो हम विद्युत तीव्रता के रूप में जानते हैं। आवेश का जो प्रभाव है वो विद्युत तीव्रता है। तो यदि यहाँ आवेश है कोई, मान लीजिए कोई 5 कूलम आवेश है, तो इस 5 कूलम आवेश का यहाँ पर तीव्रता कितनी है, मतलब इसका यहाँ पर प्रभाव कितना है। कोई ये बिंदु है ए, इस बिंदु पर 5 कूलम आवेश का प्रभाव कितना है, इस बिंदु पर 5 कूलम आवेश का तीव्रता कितनी है। उसी तरह कोई दे देगा कि ये 5 कूलम आवेश है और यहाँ से इस 7 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु बी है, यहाँ पर विद्युत तीव्रता कितनी है, इसका प्रभाव यहाँ पर कितना है, ये हम कैसे निकालेंगे। ये तो आपको भी पता है कि प्रभाव अलग अलग होगा। जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगी इसका प्रभाव जो है घटता चला जाएगा, इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं उसका प्रभाव जो है घटता चला जाता है। तो आखिर किस बिंदु पर कितना प्रभाव होगा, अलग अलग बिंदुओं पर प्रभाव अलग अलग है, तो किस बिंदु पर प्रभाव कितना है ये हम कैसे निकालेंगे, उसी के सूत्र के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल बराबर F है। F बराबर Q इंटू E, बल बराबर आवेश गुना तीव्रता, बल बराबर आवेश गुना तीव्रता। बल का सूत्र होता है, पढ़े होंगे कूलाम के नियम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी आवेश
गुना Q2 यानी आवेश बटा आर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर। ये कूलाम का नियम आप पढ़े होंगे। बल का सूत्र 1/4πε0 Q1 आवेश हो गया, Q2 आवेश हो गया बटा में आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर बराबर आवेश गुना तीव्रता। ये एक आवेश कट जाएगा। फाइनली तीव्रता बराबर 1/4πε0 गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। इसको संकेत में लिखिएगा तो E बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा आर स्क्वायर। E बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा में आर स्क्वायर। समीकरण एक। समीकरण एक किसका सूत्र है? तो समीकरण एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। समीकरण एक यानी कोई बिंदु पर आवेश दिया हुआ हो, मान लीजिए कह रहा है, प्रश्न के एग्जाम्पल ले लीजिए कि 5 कूलम आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत तीव्रता निकालिएगा कितना होगा। कोई 5 कूलम आवेश है और 5 कूलम आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता कितना होगा निकालिए, ऐसा मान लीजिए प्रश्न है। तो Q का मान दे दिया 5 कूलम, R का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। इसका मान जानते होंगे 9 × 10⁻9, सबका बैठा कर गुना भाग करिएगा, E का मान निकल जाएगा। यानी आवेश के कारण किसी बिंदु पर इस सूत्र के मदद से कोई भी आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर हम विद्युत तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। इस सूत्र की मदद से आवेश के कारण हम किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। R नीचे है, R नीचे है, R नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ? दूरी बढ़ेगा तीव्रता घटेगा, दूरी घटेगा तीव्रता बढ़ेगा। इसी की हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है क्षेत्र का प्रभाव घटता चला जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ता है क्षेत्र का प्रभाव यानी तीव्रता कम होता चला जाता है। तो यही कह रहा है कि दूरी ज़्यादा होगा तीव्रता कम होगा, क्षेत्र का प्रभाव कम होगा, और दूरी कम होगा क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा होगा। यही हमारा टर्म है आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। कोई भी आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर हम विद्युत तीव्रता का मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब इसमें 3-4 सवाल हैं। यदि आपके दिमाग में वो 3-4 सवाल आ गए हों बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आए हों तो हम बारी बारी से सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत से 3 सवाल हैं, 3-4 सवाल हैं। वो 3-4 सवाल आपके दिमाग में आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हो तो हमें चर्चा करने जा रहे हैं बारी बारी से। पहला सवाल ये है कि बल बराबर आवेश गुना तीव्रता। अच्छी बात है, हम पढ़े हैं F बराबर Q × E। लेकिन यहाँ पर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा आर स्क्वायर। तो Q1 को भी हमने आवेश लिखा है, Q2 को भी आवेश लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक ही भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। बराबर आवेश गुना तीव्रता। लेकिन सवाल ये है कि सर यहाँ पर आवेश और यहाँ पर आवेश लिखा हुआ है, आपने हिंदी में लिखा है, शब्द शब्द कटा दिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 कूलम हो, यहाँ पर 4 कूलम हो और यहाँ पर 5 कूलम हो, तब आप कैसे कटाते हैं? समझने की कोशिश करिएगा। सवाल ये आपका है कि मान लीजिए आवेश एक दिया हुआ है 3 कूलम, एक आवेश दिया है 4 कूलम, यहाँ पर आवेश दिया है 5 कूलम, तब आप कैसे कटाते हैं? ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है। आवेश आवेश लिखा है तब आपने कटा दिया, अच्छी बात है। लेकिन यदि संख्या में दिया होता, नंबर में दिया होता,
तब आप कैसे कटाते। मान लीजिए जैसे हम Q1 Q2 लिखते हैं, Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तब आप कैसे कटाते। तो इस कन्फ्यूजन को हम दूर कर दे रहे हैं। आप कैलकुलेशन को हम फिर से शुरू से लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस कन्फ्यूजन को हम अब दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर लिखा हुआ था, देखे होंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश है, कोई आवेश है Q2 जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है, कोई आवेश Q2 है। ये आवेश मान लीजिए, इस आवेश को हम Q2 मान लिए, जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है। जिस विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण E दिया हुआ है। जिस विद्युत क्षेत्र में स्थित है उसका परिमाण E है, तीव्रता E है, दिया हुआ है। कोई आवेश Q2 है जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है, लेकिन किसके विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो Q1 के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये जो विद्युत क्षेत्र गोल घेरा आप देख रहे होंगे, ये विद्युत क्षेत्र किसका है, Q1 का है। Q1 के विद्युत क्षेत्र में Q2 स्थित है। फिर से एक बार समझिए, ये जो Q2 स्थित है वो Q1 के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। Q1 का विद्युत क्षेत्र कितना है, E। ये जो E विद्युत क्षेत्र है ये Q2 का नहीं है, ये Q1 का है। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये Q1 का है, और Q1 के विद्युत क्षेत्र में Q2 स्थित है। Q1 के विद्युत क्षेत्र में Q2 स्थित है, तो Q2 पर लगने वाला बल हो गया आवेश गुना तीव्रता, यानी Q2 इंटू E। Q2 इंटू E, आवेश गुना तीव्रता। Q2 जो है Q1 के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि Q2 विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो किसके विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो Q1 के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। Q1 का विद्युत क्षेत्र है E, जिसमें स्थित है Q2। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर लगने वाला बल का सूत्र होता है आवेश गुना तीव्रता, पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल का सूत्र Q2 इंटू E, Q इंटू E, आवेश गुना तीव्रता। ये बल का सूत्र हो गया, F बराबर Q2 इंटू E। लेकिन F का सूत्र यहाँ पर हम कूलाम के नियम से जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर बराबर Q2 इंटू E। Q2 से Q2 कट गया, बच गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R स्क्वायर। अब ये Q1 आया, यदि हम Q2 के वजह से Q1 पर निकालते तो यहाँ पर Q2 रहता, लेकिन एक जरूर कटेगा, या तो Q1 कटेगा या तो Q2 कटेगा। हम पहले ही बोल रहे थे कि ये जो E किसका तीव्रता है, तो Q1 के वजह से तीव्रता है। देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R स्क्वायर। Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत तीव्रता E है। Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत तीव्रता E है। यही हमारा टर्म हुआ। लेकिन चूंकि एक ही आवेश है तो 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है। जब क्लास में एक ही मोहन लड़का हो तो उसको मोहन 1 कहना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लास में 2-3 गो लड़का हो तो एक को मोहन 1, एक को मोहन 2 और एक को मोहन 3 कहना जरूरी हो जाता है। लेकिन यदि एक ही मोहन हो तो उसको मोहन 1 या मोहन 2 कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जब एक ही आवेश है तो उसको Q1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, Q बटा में डायरेक्ट R स्क्वायर लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। तो विद्युत तीव्रता जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, विद्युत तीव्रता के दिशा के बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम चर्चा करेंगे दिशा के बारे में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव बता दें यहाँ पर। आवेश के कारण जो तीव्रता है
E समानुपाती 1/r²। इस सूत्र से E समानुपाती 1/r²। दूरी बढ़ेगा तीव्रता घटेगा, दूरी घटेगा तीव्रता बढ़ेगा। यानी आवेश के कारण जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आवेश के कारण जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आवेश के कारण तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश के कारण तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब हम दिशा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये किसी कॉपी में नहीं मिलेगा और ना ही इसको लिखा जाता है। इसको आप समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और आप जानते होंगे तीव्रता एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी? तीव्रता एक सदिश राशि है तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी ये जानना जरूरी है। तो हम आपको एक आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, इसको आप समझिएगा, बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम मैंने इजी रूप से याद हो जाएगा। रीजन तर्क करिएगा तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तर्क करने के लिए फिर आपको मुझे इसको कचरा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी से बताना पड़ेगा, थ्योरी के माध्यम से तब। नहीं तो आसान भाषा में आप याद करिए। इसकी दिशा के बारे में हम ये कि मेरा अपना खुद का तरीका बताया हुआ है। इसका कारण भी है, ऐसा बात नहीं है। जब ऑफलाइन क्लास चलता है बच्चे सवाल पूछते हैं तो हम लोग उनको पर्सनली डील करते हैं। लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट समझिए तीव्रता की दिशा किधर होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। न्यूमेरिकल में बहुत ही अधिक इसका इस्तेमाल है, इसीलिए हम आपको ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीव्रता की दिशा किधर होगी? तो यदि धन आवेश हो, यदि यहाँ पर प्लस आवेश हो, यदि धन आवेश हो तो विकर्षण होगा। यानी तीव्रता की दिशा इधर होगी। यदि धन आवेश हो तो विकर्षण, तीव्रता में आप याद करिए, धन आवेश हो तो विकर्षण और ऋण आवेश हो तो आकर्षण। यदि यहाँ पर ऋण आवेश होता E बराबर 1/4πε0 गुना -Q/r²। यदि यहाँ ऋण आवेश होता तो आकर्षण इधर होगा। इसको आप चाहें तो कॉपी पर कहीं साइड में लिख भी सकते हैं कि यदि तीव्रता निकालनी हो तो सिंगल आवेश से ही हम लोग डील करते हैं। सिंगल आवेश से ही हम लोग को डील करना पड़ता है। सिंगल आवेश से ही हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। तो यदि धन आवेश हो तो विकर्षण होगा जो कि इधर होगा, ऋण आवेश हो तो आकर्षण होगा जो कि इधर होगा। धन आवेश हो तो विकर्षण मतलब इधर, ऋण आवेश हो तो आकर्षण मतलब इधर। ये आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं। अब कुछ बच्चों के सवाल आ सकते हैं कि सर आकर्षण और विकर्षण होने के लिए दो आवेशों का होना जरूरी है। हम जानते हैं कि सजातीय में विकर्षण होता है और विजातीय में आकर्षण होता है। यानी दोनों समान जाति के होंगे तो विकर्षण होगा और दोनों अलग अलग जाति के होंगे तो आकर्षण होगा। तो इसमें एक ही आवेश है, एक आवेश तो है ही नहीं। तब आप कैसे जानेंगे कि जो नहीं है वो क्या है? तो बहादुर अभी जस्ट पीछे थ्योरी हम बता रहे थे, उसमें हमने आपको दिखाया कि दो आवेश हैं, उसमें से एक वो कट गया, एक आवेश कटा है और दूसरा आवेश बच गया है। तो जो आवेश कट गया है वो धन आवेश माना जाता है। जो कट गया है वो धन आवेश माना गया है। तो प्लस प्लस में विकर्षण हो गया और वो प्लस है और ये माइनस है तो आकर्षण हो गया। जो कट गया वो प्लस है और ये प्लस है इसलिए विकर्षण, और जो कट गया वो प्लस है और ये माइनस है इसलिए आकर्षण। तो फिर से एक बार बता रहे हैं, तीव्रता की दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीव्रता की दिशा आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए एक बार फिर से इसको रट जाइए या याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए बिल्कुल, कि आवेश के कारण तीव्रता निकालने के लिए यदि धन आवेश हो तो विकर्षण होगा, ऋण आवेश हो तो आकर्षण होगा। आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, धन आवेश निकालना हो तो विकर्षण, धन आवेश हो तो विकर्षण, ऋण आवेश हो तो आकर्षण। ये हमारा आज के क्लास में
आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान कितना होगा। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान निकालने के लिए जो समीकरण है वो हमने आपको बताया, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। कोई भी आवेश दिया हो, आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर हम विद्युत तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। इस सूत्र की मदद से आवेश के कारण हम किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगा तीव्रता घटेगा, दूरी घटेगा तीव्रता बढ़ेगा। ये तो हम आपको पीछे के वीडियो में भी बता चुके हैं। इसके बाद हमने आपको कुछ बच्चों के सवाल थे, उस सवाल पर हमने चर्चा किया कूलाम के नियम के सदिश रूप और कूलाम के नियम के एकांक सदिश रूप। ये हमने आपको दोनों बताया, दोनों चर्चा कर दिया। इसके बाद तीव्रता की दिशा के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जो भी पढ़ाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीव्रता की दिशा ही है। अगले वीडियो में हम विद्युत बल रेखा के बारे में बात करेंगे। विद्युत बल रेखा क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।